नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके सामने फिर से कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने इस कंपनी के ऊपर कमेंट्स भी किए थे कि इस कंपनी के ऊपर कुछ अपडेट्स सर ज़रूर बता दीजिएगा। तो उसी के बेसिस में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ ही साथ मेरा ट्रेड भी है इस कुछ कंपनीज के ऊपर, कहाँ पे मैंने ट्रेड लिया और किस तरीके से लिया और किस बेसिस पे लिया, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है ईएस बैंक। देखिए ईएस बैंक के बारे में एक ही बात कहूंगा, जिस बैंक का नाम एक एक टाइम देखा जाए तो नो बैंक के हिसाब से जाना जाता था कि बैंक एकदम बेकार हो गया था, मतलब कंपनी बर्बाद हो गया था। 400 से 500 रुपये में चलने वाला कंपनी वन डिजिट तक आ गया था। वन डिजिट का मतलब 10 रुपये से भी नीचे चले गए थे। तो उसके बाद फिर से कंपनी रिकवरी किए और धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि इस कंपनी का जो मतलब बिजनेस का जो ओनर था, जो मैनेजमेंट का हेड था, उन राणा कपूर जी, उन्होंने इस बैंकिंग का हालत खराब कर दिया। क्योंकि कॉर्पोरेट में बहुत ज्यादा लोन बांट दिए और कॉर्पोरेट में बहुत ज्यादा लोन बांटने के कारण कॉर्पोरेट बहुत ज्यादा लोन को डिफॉल्ट भी कर दिया, जिसके चलते बैंक को पैसा वापस नहीं मिला और बैंक बर्बाद हो गया। तो इस मैनेजमेंट का जब चेंज किया गया, उसके बाद इस कंपनी का हालत धीरे धीरे करके ठीक होना स्टार्ट हो गया। अभी देखिए प्रोमोटर के पास जीरो होल्डिंग है, मगर पहले जीरो होल्डिंग नहीं था। अगर इसी चीज को मैं एज ए इन्वेस्टर के हिसाब से आप ईयरली दिखा दूं, देखिए 2017 में प्रोमोटर के पास होल्डिंग कितना था? 20% के आसपास। और आज कितना है? आज 0% के आसपास। और उसका फायदा किसने उठाया? एफआईएस के पास भी देखिए उस टाइम अच्छा खासा होल्डिंग्स था, आज स्टेक को बेचा, अभी भी देखिए 23% के आसपास होल्डिंग है। डीएस के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग है। अभी क्वेश्चन आएगा, इसके सर बीच में डीएस के पास ज्यादा होल्डिंग हो गया था जब प्रोमोटर ने माल बेचा था, तो एफआईएस ने भी माल बेच दिया था। तो उस टाइम में डीएस ने इतना क्वांटिटी क्यों ऐड किया? क्योंकि यही तो माजरा है, यही तो मेन पॉइंट है। आप ध्यान से देखेंगे तो उस टाइम किसने माल खरीदारी की है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। क्योंकि गवर्नमेंट ने इस बैंक को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि गवर्नमेंट कुछ कंपनीज इसके ऊपर पैसा डालेंगे, जिसके अंदर आप देखेंगे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था, उसके साथ साथ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन भी थे। तो यही कंपनी इस येस बैंक को बचा लिया, नहीं तो येस बैंक आज डूब जाता। तो जैसे यूएस में दो बैंक कोलैप्स हो गया, बंद हो गया, उसको दूसरे बैंक ने एक्वायर किया, उसी तरीके से येस बैंक का भी हालत मतलब देखने को मिला था। उसी तरीके से हालत अभी सिचुएशन थोड़ा सा कंट्रोल में है, क्योंकि मैनेजमेंट चेंज किया गया, उसके बाद सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं। धीरे धीरे करके कंपनी बिजनेस को भी स्ट्रगल कर रहा है। आप देखेंगे स्ट्रगल करके अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी कर रहा है। जैसे कंपनी का सेल्स देखिए लगातार डिक्लाइन जैसे देखने को मिला था, उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके सेल्स इंक्रीज किया, 5,000 करोड़ से बढ़ के हो चुके 6,500 करोड़। एक इंटरेस्ट भी यहाँ पे अलग लेवल का देखने को मिला। और उसके बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी देखिए 120 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, 350 करोड़ के आसपास देखने को मिला। तो धीरे धीरे करके कंपनी का जो प्रॉफिट है वो धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ देखने को मिला है। अभी यही चीज को मैं एज ए ईयर मतलब जो बैलेंस शीट है उसके हिसाब से बात करूं, तो आप बैलेंस शीट देखेंगे तो कंपनी के जो रिजर्व है वो लगातार बढ़ते चले गए। उसके हिसाब से कंपनी का बोरिंग्स भी यहाँ पे देखिए कंटिन्यूसली बढ़ते चले गए। और एक पॉइंट मैं आपको जरूर शेयर करूंगा, वो पॉइंट्स आपको जरूर देखना चाहिए। वो है कंपनी के देखिए पहले देखिए 5% के आसपास कंपनी का एनपीए हुआ करता था। अभी 5% के आसपास एनपीए का मतलब आप सोचिए, कंपनी अगर मान के चलिए 100 रुपया लोन के हिसाब से कस्टमर को दे रहा है, उसका लोन तो वापस मतलब इंटरेस्ट के साथ साथ कंपनी का जो लोन्स वापस आना चाहिए था, उनमें से 5% लोन मार्केट से आ ही नहीं रहा। मतलब 5% पैसा मार्केट में वो गायब हो रहा है, 5% पैसा मार्केट से वो लोन उठा नहीं पा रहा है। तो यही बैंकिंग के लिए बहुत बड़ा खतरा बनना था। और इसी के चलते है आज बैंक मतलब पहले बैंक बर्बाद होने के सिचुएशन में था, उसको अलग लेवल में कंट्रोल किया। मैनेजमेंट जब चेंज किया गया, वो देखिए 5% घट के हो चुके 1%, 0.83% के आसपास। तो यहाँ पे अलग तरीके से बैंकिंग के करेक्शन देखने को मिला, बैंकिंग का सिचुएशन ठीक हुआ। तो मेरे हिसाब से इस बैंक के ऊपर फोकस रखना चाहिए, अभी फिलहाल के लिए फोकस रखना चाहिए। क्योंकि देखिए म्यूचुअल फंड ने तो सेल ऑफ किया, मगर इंस्टीट्यूशन ने, एफआईएस ने अलग लेवल का बाइंग भी किए। अभी म्यूचुअल फंड ने किस तरीके से बाय किया वो दिखा दूं, तो देखिए कंटिन्यूसली म्यूचुअल फंड क्या कर रहा है? बाइंग कर रहे हैं, कई गुना बाइंग किया जा रहा है। तो सेल ऑफ जो हो रहा है उससे कई गुना ज्यादा बाय किया जा रहा है। अभी Q2 का रिजल्ट भी आना बाकी है। जब रिजल्ट आएगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा कि किस तरीके से कंपनी खुद को यहाँ पे पब्लिश भी कर रहा है, रिप्रेजेंट भी कर रहा है। अभी कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूं तो मैंने एक ट्रेड आपको मेंशन किया, जो ट्रेड है शोल्डर।
उसके बाद एक हेड बना, उसके बाद शोल्डर बना। कुछ इस तरीके से पैटर्न क्रिएट हुआ। इस पैटर्न को कहा जाता है रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इस पैटर्न को यहाँ पे ब्रेकआउट होना चाहिए और ब्रेकआउट के बाद कंफर्मेशन भी होना चाहिए। तो मुझे लगता है और एक दो बार यहाँ पे शोल्डर वो क्रिएट करेगा। उसके बाद अगर ब्रेकआउट करे तो बड़ा सा धमाका हो सकता है। और मुझे लगता है Q2 का रिजल्ट के भी इंतजार है। रिजल्ट आने के बाद एक मैसिव मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल सकता है। बाकी देखा जाएगा क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, वो बाद में आपको पता चलेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में डिस्कशन करूँ उसका नाम है एंजल वन। देखिए स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज के ऊपर एक बड़ा धमाका आने वाला है, एक बड़ा धमाका हो सकता है। क्यों, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, आप खुद जाकर इस न्यूज को जरूर देखिएगा। यहाँ पे न्यूज में क्या बताया जा रहा है आप ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या क्या बताया जा रहा है, डीमेट अकाउंट रेज 26% टू 12.97 करोड़ इन सितंबर एज लोकल जो इक्विटीज पे है उसके हिसाब से एक रिपोर्ट के माध्यम से बताया जा रहा है कि 2023 के जो सितंबर का जो महीना आने वाला है, जो Q2 का रिजल्ट आने वाला है, उस रिजल्ट से पहले एक बहुत बड़ा अपडेट आया कि डीमेट अकाउंट का जो डिमांड है, डीमेट अकाउंट का मतलब जो अकाउंट्स ओपनिंग है वो रेज हो चुके 26% के आसपास। 12.97 करोड़ के आसपास यहाँ पे डीमेट अकाउंट ओपन हो चुके हैं। तो देखिए ये एक प्लस पॉइंट है। यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आएगा कि ये सारे डीमेट अकाउंट्स में क्या ट्रेड हो रहा है, क्या सारे डीमेट अकाउंट्स में क्या इन्वेस्टमेंट हो रहा है? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात तो क्लियर हो चुके हैं कि इंडिया में जो अभी 2.5% के आसपास लोग डायरेक्टली इक्विटी में स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, वहाँ पे यूएस में देखा जाए तो 55% के आसपास लोग निवेश करते हैं। तो अंतर कितना बड़ा है, तो इसको बड़ा करने के लिए अकाउंट भी तो ओपन करना होगा ना। तो मेरे हिसाब से एक एक छोटा सा स्टेप लेकर आगे बढ़ रहा है इंडिया। तो उस हिसाब से जितने सारे स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है उसको डायरेक्टली फायदा होगा। तो मैं एक चीज बता दूं कि एंजल वन जो कंपनी है वो इंडिया के थर्ड और सेकंड लार्जेस्ट कंपनी बोल सकते हैं। कभी कभी थर्ड पोजीशन में है, कभी कभी सेकंड पोजीशन में इसका नाम देखने को मिल जाता है। मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत बुलिश हूँ क्योंकि इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है मुझे बेस्ट तरीके से देखने को मिलता है। ROC ROE बेस्ट है, पी रेशियो एकदम रीजनेबल सस्ते दामों में है, एक बार अंडर वैल्यूड के हिसाब से देखने को मिला है। तो इनकम भी अच्छा खासा है और डेप्थ भी कम है और प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी है। हाथ में कैश भी अच्छा खासा है, करीबन 700 करोड़ के आसपास। और क्वार्टरली फिगर के बारे में बात करूं तो सेल्स लगातार हर साल में कंपनी बढ़ाते चले गए। अलग लेवल का कंपनी के सेल्स देखने को मिले, करीबन 650 करोड़ 800 करोड़ के आसपास। और सेल्स होने के बाद एक्सपेंस को भी कंपनी मेंटेन किए। अभी एक पॉइंट्स में हमेशा जो कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है, सर्विसेज कंपनी है, उसके एक पॉइंट्स में हमेशा नोटिस करता हूँ कि उसका एम्प्लॉय कॉस्ट कितना है। अभी एम्प्लॉय कॉस्ट के बारे में बात करूँ तो देखिए 14%, 13%, 15% के आसपास। पिछले बार कंपनी के एम्प्लॉय कॉस्ट बहुत कम था, इस बार कंपनी के एम्प्लॉय कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ चुके हैं। एम्प्लॉय कॉस्ट जितना कम होगा उतना ही मेरे लिए बेस्ट रहेगा। तो मेरे लिए नहीं, हर कोई इन्वेस्टर के लिए बेस्ट रहेगा। तो नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो नेट प्रॉफिट 121 करोड़, 180 करोड़, 221 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। अब यही चीज कंपनी के बैलेंस शीट के हिसाब से बात करूं तो कंपनी का रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए। कंपनी का बोरिंग्स भी यहाँ पे एक धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है, बोरिंग्स भी कंपनी लिए जा रहा है। अभी कंपनी का इस बार 780 करोड़ के आसपास कर्जा है। अभी इस कर्जा की किस कारण के बेसिस में लिया गया वो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं कि कंपनी को इस बार प्रोजेक्ट में मिला करीबन 375 करोड़ के आसपास। और इस बेसिस पे मुझे लगता है कंपनी ने कर्जा भी उठाया। फिक्स्ड एसेट भी बढ़ा, छोटे मोटे अमाउंट्स के हिसाब से बढ़ा। अगर मैं इस डेटा को अगर मैं म्यूचुअल फंड के हिसाब से दिखा दूं तो देखिए म्यूचुअल फंड ने लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स में कंटिन्यूसली एक बाइंग किया जा रहा है। तो बाइंग भी हो रहा है, सेलिंग भी हो रहा है। तो सेलिंग का प्रेशर जो है उससे कई गुना ज्यादा बाइंग का प्रेशर है। इसलिए एक अपकमिंग कुछ टाइम्स में एक अच्छा खासा धमाका इस कंपनी के ऊपर देखने को मिल सकता है। शायद इसलिए इंस्टीट्यूशन भी क्वांटिटी ऐड करना स्टार्ट कर दिए। एफएस ने 4% से बढ़ के हो चुके 17% का और डीएस ने 12% के आसपास होल्डिंग्स था। आज वो थोड़ा सा स्टेक को बेचा है, करीबन 10% के आसपास होल्डिंग्स देखने को मिला है। और बाकी पब्लिक के पास और प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स है। अगर यही चीज को मैं चार्ट पैटर्न के हिसाब से दिखा दूं तो मैंने आपको एक ट्रेड भी मेंशन किया हूँ, जो है 2 बार यहाँ पे शोल्डर बना, उसके बाद एक बिग हेड बना, उसके बाद शोल्डर बना। तो इस तरीके से पैटर्न को कहा जाता है रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं क्योंकि इस तरीके से पैटर्न के ऊपर जब जब मैंने टेल लिया आज तक मुझे लॉसेस नहीं हुआ। हाँ कुछ टाइम लगा, 1 साल 1.5 साल 2 साल तक भी लगा कुछ ट्रेड में, मगर मुझे टारगेट मिला।
तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से शानदार तरीके से यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो गया और जो मेरा टारगेट होगा वो कुछ इस लेवल में है, करीबन करीबन 2340 रुपीज़ के आसपास। अगर इस एंट्री लेवल से अगर टारगेट तक अचीव हुए तो मुझे 41% के आसपास टारगेट मिल सकता है। बाकी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में डिस्कशन करूँ उसका नाम है जोमेटो। देखिए जोमेटो इंडिया के एक पॉपुलर और सबसे इम्पोर्टेंस एक देखा जाए तो फूड सर्विसेज कंपनी है, सॉरी फूड डिलीवरी कंपनी है, फूड सर्विसेज कहना गलत होगा क्योंकि फूड सर्विसेज कंपनी जुबिलियन फूड को फूड सर्विसेज कंपनी कहा जाता है क्योंकि कंपनी खुद प्रोडक्ट बनाते भी है और कस्टमर को सर्विस भी देते हैं। तो जोमेटो दूसरे के खाना खाना को वो डिलीवरी सर्व करते हैं। इसका मतलब किसी होटल्स के साथ, रेस्टोरेंट के साथ वो टाइप करके रखे हैं और उसकी प्रोडक्ट्स को वो डिलीवरी करते हैं। देखिए इस कंपनी में खासियत में एक चीज़ बता दूं, देखिए जब कोई कंपनी मार्केट में नया नया बिजनेस करना स्टार्ट करते हैं तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंस करना पड़ता है, उसको बिजनेस को ग्रोथ कराने के लिए बहुत ज़्यादा ऑफर्स देना पड़ता है, बहुत सारे एक्स्ट्रा पैसा उसको खर्चा करना पड़ता है और उसी के चलते कंपनी लॉसेस में था, कंपनी लॉसेस में था और फर्स्ट टाइम कंपनी क्या किया, प्रॉफिट में कन्वर्ट हुआ और वो भी 2 करोड़। और मजेदार बात यही है कि कंपनी का Q2 का रिजल्ट आने वाला है। इस टाइम में ये भी बताया जा रहा है कि Q2 के रिजल्ट में कंपनी के ऊपर प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा सा बढ़ सकते हैं। देखिए बढ़ेगा का नहीं बढ़ेगा वो तो मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। और अभी फिलहाल के लिए कंपनी ने प्रॉफिट फर्स्ट टाइम किया 2 करोड़, तो इस 2 करोड़ में बहुत सारे लोगों को यही लगेगा कि सर कंपनी 90,000 करोड़ के ऊपर मार्केट कैप है और कंपनी के सिर्फ 2 करोड़ का प्रॉफिट, ये तो नाइंसाफी है ना। हाँ आपके बात सही भी है, फिर भी जो कंपनी इतने दिनों तक देखा जाए तो कंपनी तो सेल्स जिस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं सेल्स भी अच्छा खासा इंक्रीज भी हुआ कंटिन्यूसली। देखिए सेल्स अच्छा खासा इंक्रीज हो रहा था, देखिए पहले भी सेल्स जितना था आज भी उतना सेल्स लगातार इंक्रीज हुआ, मगर एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंपनी का सेल्स बढ़ने के बाद भी कंपनी का एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हो रहा था और जिसके चलते कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो लगातार नेगेटिव में जा रहा था और उसी नेगेटिव प्रॉफिट को मतलब नेगेटिव लॉसेस को वो प्रॉफिट में कन्वर्ट किया फर्स्ट टाइम। तो ये कंपनी के लिए एक देखा जाए तो एक अचीवमेंट भी है, मैं जरूर कहूँगा एक एक अचीवमेंट है क्योंकि इस तरीके से प्रॉफिट फर्स्ट टाइम हुआ है और जिसके चलते मुझे लगता है कंपनी में एक पॉजिटिवली मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अभी कंपनी इसके ऊपर म्यूचुअल फंड ने क्या किया, म्यूचुअल फंड लास्ट कुछ फ्यू डेज में कंटिन्यूसली इसके ऊपर क्या किया, बाइंग करे जा रहे हैं। तो बाइंग क्यों कर रहा है, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर एक मैसिव मोमेंटम्स भी देखने को मिला। एक साल के अंदर अंदर कंपनी आपको फंड 2x कर दिया, डबल के आसपास कर दिया। तो मैं जरूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिएगा एज अ लॉन्ग टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए जब जब ट्रेड बन रहा है वो मैं आपको बता दूं कि कंपनी के ऊपर मैंने आपको एक ट्रेड भी मेंशन किया। वो ट्रेड कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे शोल्डर बना, उसके बाद एक बिग हेड बना, उसके बाद एक शोल्डर बना और यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ। मुझे लगता है ये जो टाइम पीरियड है बहुत ज़्यादा लगने वाला है क्योंकि यहाँ पे टारगेट बहुत बड़ा है, 58% के आसपास टारगेट है जो बनेगा 160 रुपीज़ के आसपास। और तो मुझे लगता है इस तरीके से टारगेट वो डायरेक्टली नहीं देगा, इस तरीके से थोड़ा सा वॉल्यूम करके वो ऊपर जाएगा और इस रेजिस्टेंस को वो फेस करेगा क्योंकि यही रेजिस्टेंस के बाद वो बिग क्रैश हुआ था। तो मुझे लगता है इस रेजिस्टेंस को फर्स्ट फेस करने के बाद उसको ब्रेक करना पड़ेगा तभी सेकंड रेजिस्टेंस तक वो जरूर जाएगा। तो टाइम जरूर लगेगा और मुझे लगता है टाइम लगने के बाद ही इस कंपनी के ऊपर प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिल सकता है। अगर Q2 का रिजल्ट अच्छा है तो कंपनी के ऊपर एक मैसिव जंप देखने को मिल सकता है। अभी नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है एडवांस लाइफस्टाइल लिमिटेड। तो एडवांस लाइफस्टाइल लिमिटेड इस कंपनी देखा जाए तो एक टेक्सटाइल बिजनेस के ऊपर काम करते हैं। तो इसके ऊपर एक शानदार देखिए मोमेंटम देखने को मिला। 2022 के नवंबर मंथ में इसका प्राइस था 30 रुपीज़ और वहाँ से बढ़ के हो चुके कितना 120 रुपीज़ के आसपास। तो ये जो जर्नी हुआ इस जर्नी के कारण मुझे लगता है मैनेजमेंट ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, वो भी बोनस का। एक के बदले कंपनी एक बोनस यहाँ पे देने वाला है। तो इस तरीके से बोनस अगर पाना चाहते हैं तो आप इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। तो वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।